ज्ञान वो निवेश है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए कितनी सही बैठती है, जहां हम एक काफ़ी मुश्किल और संवेदनशील मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मणिपुर की जो ज़मीनी हकीकत है उस पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। देखिए, मई 2023 में जब मैतेई और कुकीज़ो समुदायों के बीच वो जातीय संघर्ष भड़का, तब से हालात लगातार चिंताजनक ही बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में प्रधानमंत्री की राज्य यात्रा भी हुई, जो इस संघर्ष के शुरू होने के बाद पहली थी। जी। हमारी आज की बातचीत का आधार इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक डिटेल्ड लेख है, जो मणिपुर के सामने खड़ी 5 प्रमुख चुनौतियों को सामने लाता है। और ये चुनौतियां आपस में काफी गहराई से जुड़ी हुई भी लगती हैं। हाँ, ये बात सही है, एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है ये सारी चुनौतियां। हमारा मकसद है इन चुनौतियों का एक बैलेंस्ड और विश्लेषणात्मक जायजा लेना, जैसे कि विस्थापितों का पुनर्वास, फिर वो आवाजाही की स्वतंत्रता का मुद्दा है, समुदायों के बीच बातचीत जो बिल्कुल ठप पड़ी है वो एक बात है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी क्या स्थिति है, और फिर वो म्यांमार सीमा से जुड़े कुछ उलझे हुए सवाल। बिल्कुल। ये विश्लेषण खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये करंट अफेयर्स का एक अहम पहलू है, और जाहिर है उन सभी जागरूक श्रोताओं के लिए भी जो देश में क्या चल रहा है उस पर नजर रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी सवाल या विचार हों वो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। तो चलिए मणिपुर की इन 5 परतों को एक एक कर खोलते हैं। पहली और शायद सबसे मानवीय चुनौती, वो हजारों लोग जो बेघर हो गए हैं, उनका पुनर्वास। बिल्कुल, और ये आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस का लेख बताता है कि लगभग 57,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, मतलब अपने ही राज्य में बेघर। 57,000? बाप रे! हाँ, और ये लोग राज्य भर में फैले कोई 280 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोटे तौर पर 2 तरह के लोग हैं ये। हाँ, पहली कैटेगरी तो शायद उन लोगों की है जो उन इलाकों में रहते थे जहां ऐतिहासिक रूप से दूसरा समुदाय ज्यादा था। सही, जैसे हजारों कुकीज़ो लोग इम्फाल घाटी या आसपास के कस्बों से हटे, और दूसरी तरफ मैतेई समुदाय के लोग वो पहाड़ी कस्बों से, जैसे मोरे, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, वहां से घर छोड़ने पर मजबूर हुए। एक तरह से आबादी का दुखद उलटफेर हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो फ्रिंज क्षेत्रों में थे, मतलब जहां मैतेई बहुल घाटी और कुकीज़ो बहुल पहाड़ियां मिलती हैं, उन सीमावर्ती गांवों में। अच्छा, बॉर्डर एरियाज में। हाँ, बिल्कुल। इन इलाकों में दोनों समुदायों की बस्तियां काफी पास-पास थीं, तो ये लोग या तो सीधे हमलों का शिकार होकर भागे या फिर हमलों के डर से ही सुरक्षित जगहों की तरफ निकल गए। और इन दोनों ही तरह के लोगों के लिए अपने पुराने घर लौटना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले साल जुलाई में एक कोशिश हुई थी, शायद मुझे याद आ रहा है। उस वक्त के मुख्य सचिव पीके सिंह ने एक 3 फेज वाली पुनर्वास योजना बताई थी। हाँ, घोषणा तो हुई थी। लक्ष्य भी बड़ा रखा था कि साल के अंत तक सारे राहत शिविर बंद कर देंगे, और उस समय अधिकारियों ने यह भी कहा था कि योजना की घोषणा से पहले ही करीब 5,000 लोग लौट भी चुके थे। लेकिन जमीन पे क्या हुआ? देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि इस योजना पर प्रगति बहुत ही कम रही है। पुनर्वास सिर्फ मकान बना देना या लोगों को वापस भेज देना भर नहीं होता है। सही बात है। ये मूल रूप से जुड़ा है सुरक्षा की भावना से, आपसी विश्वास से। जब तक विस्थापित लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि वो अपने पुराने पड़ोसियों के बीच सुरक्षित रहेंगे, तब तक वो वापस कैसे जाएंगे? हाँ, मुश्किल है। और दुर्भाग्य से 1.5 साल बाद भी ये विश्वास और सुरक्षा की भावना काफी हद तक गायब है। ये जो राहत शिविर अभी भी चल रहे हैं, वो इसी अविश्वास का सबूत है। प्रशासन के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। और यही भरोसे की कमी हमें सीधे दूसरी बड़ी चुनौती पर ले आती है, वो आवाजाही की स्वतंत्रता वाला मुद्दा। ऐसा लग रहा है जैसे संघर्ष ने राज्य को भौगोलिक रूप से भी बांट दिया है। घाटी और पहाड़ी जिलों के बीच की सीमाएं वो अब पहले जैसी नहीं रही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सीमाएं जो पारंपरिक रूप से कुकीज़ो और मैतेई क्षेत्रों को अलग करती थीं, अब बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है, और इन इलाकों को अब आम बोलचाल में बफर जोन कहा जाने लगा है। स्थिति ये है कि व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली कोई भी समुदाय इन बफर जोन को पार नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक फिजिकल डिवीजन नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक विभाजन भी बना रहा है। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या पड़ रहा होगा?
मतलब साफ है कि मैतेई समुदाय के लोग राज्य की जो सेंट्रल वैली है वहीं तक सिमट गए हैं। मुख्य हाईवेज तक उनकी पहुंच लगभग कट सी गई है। हाँ। और दूसरी तरफ कुकी-जो समुदाय के लोग राजधानी इम्फाल नहीं जा पा रहे हैं, जहां राज्य का इकलौता मुख्य हवाई अड्डा भी है। ये तो न सिर्फ इकोनॉमी को रोकता है बल्कि लोगों को और ज्यादा अलग थलग महसूस कराता होगा। बिल्कुल। और याद कीजिए, इस साल फरवरी में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। कहा था कि राज्य के राजमार्गों से फ्री मूवमेंट यानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, वो घोषणा तो हुई थी, सुनने में तो अच्छा लगा था, पर हुआ क्या उसका? वो कोशिश पहले ही दिन या यूं कहें कि पहले ही प्रयास में फेल हो गई। 8 मार्च की घटना है। कोंगपोकपी जिले में इम्फाल से आ रही मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस को सुरक्षा कवर में ले जाया जा रहा था। अच्छा। तभी सुरक्षा बलों और स्थानीय कुकी-जो प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो गईं और दुख की बात है कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। ये एक अकेली घटना दिखाती है कि मुद्दा कितना जटिल है और जमीन पर तनाव कितना ज्यादा है। हाल फिलहाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले सुनने में आया कि कुकी-जो समूहों ने कुछ नरमी दिखाई है। हाँ, कुछ नरमी दिखाई है। वो राजमार्गों के जरिए घाटी तक जो जरूरी चीजें हैं जैसे दवाएं, ईंधन, उनकी आवाजाही की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने मैतेई लोगों को इन बफर जोन को पार करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। अच्छा, तो ये एक तरफा है। मतलब क्या सरकार ने घाटी में कुकी-जो लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मैतेई समुदाय के साथ कोई ऐसी बातचीत की है? लेख के अनुसार अभी तक ऐसी कोई, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, वो नहीं हो पाई है। ये एक तरफा स्थिति ही है। और जब तक दोनों तरफ के लोगों के लिए सुरक्षित आने जाने का भरोसा नहीं बनता, तब तक ये बफर जोन विभाजन की दीवार बने रहेंगे। और ये स्थिति आपसी शक को और गहरा करती है और किसी भी तरह की नॉर्मैलिसी बहाली के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। आवाजाही की ये रुकावट और गहराता विश्वास, ये हमें सीधे तीसरी और शायद सबसे गंभीर चुनौती की ओर ले जाता है। दोनों मुख्य समुदायों मैतेई और कुकी-जो के बीच बातचीत का पूरी तरह से टूट जाना। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। मणिपुर ने भयानक जातीय हिंसा देखी है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हाँ, और ये आंकड़ा भी शायद पूरी तस्वीर न दिखाता हो। पिछले साल नवंबर के बाद से बड़े पैमाने की हिंसा में कमी जरूर आई है, लेकिन सुरक्षा अधिकारी खुद मानते हैं कि ये शांति बहुत नाजुक है, मतलब एक पतले धागे पर टिकी है। और चिंता की सबसे बड़ी बात ये है कि न केवल दोनों समुदाय अब भारी हथियारों से लैस हैं, बल्कि संघर्ष शुरू होने के बाद से आज तक इन दोनों समुदायों के बीच कोई सार्थक सीधी बातचीत नहीं हो पाई है। सोचिए, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 2 समुदाय जो एक ही राज्य में रहते हैं एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। तो फिर शांति बहाली की कोशिशें कैसे हो रही हैं? मतलब कोई मध्यस्थता, कोई बातचीत का मंच? फिलहाल तो गृह मंत्रालय MHA दोनों पक्षों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके साथ सेपरेटली बात कर रहा है। कोई जॉइंट फोरम नहीं है। हाल ही में मंत्रालय ने कुकी-जो विद्रोही समूहों के एक धड़े के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस SOO समझौते को रिन्यू किया है। अच्छा, ये SOO वाले समूह कौन से हैं? ये वो समूह है जिन्होंने सरकार के साथ पहले से संघर्ष विराम समझौता किया हुआ है। इस SOO समझौते में क्या कुछ खास है जिस पर ध्यान देना चाहिए? कोई ऐसी शर्त? इसमें एक शर्त काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ी विरोधाभासी भी लग सकती है। समझौते में कहा गया है कि जो ग्रुप साइन कर रहे हैं वो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। क्षेत्रीय अखंडता? हाँ, और ये शर्त पहली नजर में कुकी-जो प्रतिनिधियों की जो मुख्य मांग है, यानी एक अलग प्रशासन या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग, उसके तो बिल्कुल उलट जाती है। अलग प्रशासन की मांग का मतलब तो यही है ना कि मणिपुर के मौजूदा ढांचे से अलग होना। तो इस समझौते पर रिएक्शन कैसा रहा? क्या इससे दोनों समुदायों के बीच कुछ पुल बनने की उम्मीद जगी या मामला और बिगड़ा? नहीं, उम्मीद तो नहीं जगी, बल्कि प्रतिक्रियाओं ने खाई को और चौड़ा ही किया है। जो प्रमुख मैतेई समूह है उन्होंने इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये समझौता उन हथियारबंद कुकी-जो समूहों को अनावश्यक वैधता देता है जिन्हें वे हिंसा और ड्रग्स के कारोबार से जोड़ते हुए नार्को टेररिस्ट तक कह रहे हैं। बाप रे, ये भाषा! हाँ, ये भाषा ही दिखाती है कि जहर कितना घुल चुका है। और कुकी-जो समूहों का क्या कहना है इस क्षेत्रीय अखंडता वाली शर्त पर? वो कैसे मान गए?
उन्होंने साफ कर दिया है कि इस शर्त पर साइन करने के बावजूद वे अपनी मुख्य मांग यानी विधायिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे। अच्छा। हाँ, उनका तर्क है कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार का रवैया कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण था, जिसमें अरम्बई टेंगोल जैसे मैतेई सशस्त्र समूहों को कथित रूप से संरक्षण देना शामिल है। इसलिए उनके लिए अब मैतेई बहुल राज्य सरकार के अधीन रहना संभव नहीं है। तो ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर कितने अड़े हुए हैं और आपसी विश्वास बिल्कुल खत्म है। बातचीत की कमी इस खाई को पाटना लगभग नामुमकिन बना रही है। यहाँ से हम चौथी चुनौती पर आते हैं, राज्य में सरकार की स्थिति। फरवरी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। अब आगे क्या? हाँ, बीरेन सिंह का इस्तीफा एक बड़ा डेवलपमेंट था और दिलचस्प बात यह है कि जातीय विभाजन के दोनों तरफ यानी मैतेई और कुकीजो दोनों समुदायों में उनके इस्तीफे का काफी हद तक स्वागत हुआ था। अच्छा, दोनों तरफ? हाँ, कुकीजो समुदाय तो खैर लंबे समय से मांग कर ही रहा था, लेकिन मैतेई समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग, खासकर इंफाल घाटी में उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और संघर्ष को जिस तरह हैंडल किया गया उसकी आलोचना कर रहा था। लेकिन अब जब उन्हें पद छोड़े कुछ महीने हो गए हैं तो अब क्या स्थिति है? क्या नई सरकार बनाने की कोई बात चल रही है? हाँ, पिछले कुछ समय से खासकर घाटी आधारित और कुछ नागा एनडीए विधायकों की तरफ से राज्य में एक पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब चुनी हुई सरकार की बहाली के लिए दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। वो जनता की मांग और जमीनी दबाव का हवाला दे रहे हैं। उनका तर्क है कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए और चुने हुए नुमाइंदों को शासन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार दिख रही है? कोई संकेत हैं? अभी तक के जो संकेत हैं उनके अनुसार तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटाने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया है। ऐसा लगता है कि केंद्र पहले जमीनी स्तर पर स्थिति को और ज्यादा स्थिर करना चाहता है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है और शायद जो अलग अलग गुटों से बातचीत चल रही है उसमें कुछ प्रगति देखना चाहता है, इससे पहले कि राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से बहाल की जाए। ये एक तरह की दुविधा है, पहले स्थिरता या पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व? बिल्कुल, दोनों के अपने जोखिम और फायदे हैं और केंद्र फिलहाल स्थिरता को प्राथमिकता देता दिख रहा है। और अंत में पांचवी चुनौती, जो शायद इन सभी मुद्दों के ताने बाने में उलझी हुई है, वो है म्यांमार के साथ लगती सीमा की स्थिति। मणिपुर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफी पोरस है, मतलब आसानी से आर पार जाया जा सकता है, और संघर्ष के संदर्भ में ये एक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गई है। बिल्कुल। मैती समुदाय के अंदर एक मजबूत धारणा और आरोप है कि म्यांमार से जिन लोगों का जो अनियंत्रित और कथित अवैध अप्रवासन हुआ है वो राज्य में अस्थिरता का एक बड़ा कारण रहा है। अच्छा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि म्यांमार के जिन लोगों की जातीयता मणिपुर के कुकीजो समुदाय से मिलती जुलती है, तो मैतेई पक्ष का तर्क है कि इस अप्रवासन ने डेमोग्राफी को बदला है और संसाधनों पर दबाव बढ़ाया है, जो संघर्ष के मूल कारणों में से एक है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पिछले साल कुछ बड़े कदम उठाए थे। पहला, म्यांमार के साथ वो मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट रेजीम FMR, उसे खत्म कर दिया। ये FMR क्या था और इसे खत्म करने का क्या मतलब है? FMR एक खास व्यवस्था थी। इसमें सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर अंदर तक जाने की इजाजत थी। अच्छा, 16 किलोमीटर तक? हाँ, और 2 हफ्ते तक रुक भी सकते थे। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी क्योंकि सीमा ने कई समुदायों को, जिनके आपस में पारंपरिक सामाजिक आर्थिक रिश्ते थे, उनको बांट दिया था। इसे खत्म करने का मतलब है कि अब इस तरह की बेरोक-टोक आवाजाही संभव नहीं होगी और इसके साथ ही केंद्र ने ये भी घोषणा की कि पूरी सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, फेंसिंग होगी। इन कदमों का असर क्या हुआ? जाहिर है मैतेई समुदाय ने शायद इसका स्वागत किया होगा, लेकिन जो सीमा पर रहने वाली जनजातियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा? कुकीजो और नागा समुदायों के लिए ये एक बहुत ही भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा मैंने कहा, सीमा पार उनके गहरे जातीय, पारिवारिक और आर्थिक संबंध हैं। FMR का रद्द होना और बाड़ लगाने की योजना उनके पारंपरिक जीवन, उनके व्यवहार, उनके सामाजिक ताने बाने को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है।
उन्हें लगता है कि ये उनकी पहचान और जीवन शैली पर हमला है और उन्हें अपने ही लोगों से काट दिया जाएगा। और इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी शायद प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले। यूनाइटेड नागा काउंसिल, जो मणिपुर के नागा समुदायों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने बाढ़ लगाने के विरोध में कुछ किया था। हाँ बिल्कुल। यूएनसी ने राज्य में माल ढुलाई करने वाले सभी मुख्य रास्तों को ब्लॉक करते हुए एक व्यापार प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में इसे अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये घटना दिखाती है कि सीमा प्रबंधन का मुद्दा कितना विस्फोटक है। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों, उनकी पहचान और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। यहाँ सुरक्षा चिंताओं और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन साधना एक बेहद मुश्किल और संवेदनशील काम है। तो ये थी मणिपुर की 5 प्रमुख चुनौतियां, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख में विश्लेषण किया गया है। हमने देखा कि कैसे लगभग 57,000 लोग आज भी विस्थापित हैं और उनका पुनर्वास अनिश्चितताओं से घिरा है। कैसे समुदायों के बीच आवाजाही बफर जोन की कठोर सच्चाई के कारण लगभग थमसी गई है, जिसे राज्य सचमुच में बटा हुआ सा महसूस होता है। बिल्कुल। और ये भी कि 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने पर भी मैतेई और कुकीज़ो समुदायों के बीच बातचीत का कोई पुल नहीं बन पाया। इससे शांति की कोई भी पहल शुरू करना ही मुश्किल हो रहा है। सही बात है। सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और म्यांमार सीमा पर एफएमआर रद्द करने और बाड़ लगाने जैसे कदमों ने स्थिति को और उलझा दिया है, खासकर सीमा पर रहने वाले समुदायों के लिए। ये साफ है कि ये सभी मुद्दे विस्थापन, आवाजाही, संवादहीनता, राजनीतिक अस्थिरता और सीमा प्रबंधन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक को सुलझाए बिना दूसरे को हल करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये वास्तव में एक बहुस्तरीय और काफी उलझी हुई पहेली है। एक तरफ गृह मंत्रालय अलग अलग समूहों से बात कर रहा है, एफएमआई समझौते में क्षेत्रीय अखंडता की शर्त डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अलग प्रशासन की मांग भी उतनी ही मजबूती से कायम है। मैतेई समूह इन समझौतों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुकीज़ो और नागा समुदाय सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर रद्द करने के फैसले से नाराज और चिंतित हैं। ये अलग अलग चिंताएं, मांगें और आपत्तियां साफ दिखाती हैं कि किसी भी स्थायी समाधान तक पहुंचना कितना मुश्किल होने वाला है। किसी भी हल के लिए सभी पक्षों को विश्वास में लेना होगा, उनकी आशंकाओं को दूर करना होगा, जो मौजूदा माहौल में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, जिसे हटाने की मांग उठ रही है, लेकिन केंद्र शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जमीनी हालात अभी भी नाजुक हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? थोड़ा रोककर श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न ये है, इन जटिल और गहरे विभाजनकारी मुद्दों, समुदायों के बीच पनपे ऐतिहासिक अविश्वास और मौजूदा गतिरोध को देखते हुए मणिपुर में स्थायी शांति और वास्तविक मेल मिलाप का वो रास्ता क्या हो सकता है, जिस पर शायद अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है? क्या कोई ऐसा अनूठा नजरिया या पहल हो सकती है जो पारंपरिक समाधानों से हटकर हो और इस डेडलॉक को तोड़ने की क्षमता रखती हो? इस पर सोचिएगा जरूर। हमें उम्मीद है कि मणिपुर की स्थिति पर हमारी ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न हमें भेजते रहें। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई विषय के गहन विश्लेषण के साथ।